जय हिंद बेटा। उम्मीद है आपने 5.1 को किया होगा और एग्जाम्पल को किया होगा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए होंगे। तो 5.1 में हमने ये किया था कि एपी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ए क्या होता है, A1 A2 A3 क्या होता है, इसे आपने समझा था। फाइंड कैसे किया जा सकता है, अगर कोई टर्म में है, कोई टर्म में लिखे हुए हैं तो क्या वह एपी है या नहीं है, ये आपने पता किया था। अब हम 5.2 की बात करेंगे और 5.2 में हम सीखेंगे nth टर्म। nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए बेटा कि ये रीना है और एक कंपनी में इसकी जॉब लगती है और इसकी सैलरी है 10,000 रुपया पर मंथ। कितनी? 10,000 रुपया पर मंथ। आप एक एग्जांपल के जरिए समझिएगा। इसकी सैलरी 10,000 रुपया पर मंथ है बेटा, 10,000 रुपया पर मंथ। और अगर इसकी सैलरी 10,000 रुपया पर मंथ है और कहा गया कि आपका 500 रुपए हर साल पर ईयर इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट मतलब आपका हर साल 500 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। तो सोचिए इसके 500 रुपए हर साल बढ़ाए जाएंगे, 500 रुपए का इंक्रीमेंट पर ईयर लगेगा बेटा। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले साल फर्स्ट ईयर यह 10,000 पाएगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर 500 रुपए इसको बढ़ के मिलेगा। सेकंड ईयर में जब यह पहुंचेगी और जॉब करती रहेगी तो 10,000 रुपया और प्लस 500 मिलेगा, मींस इसको 10,500 रुपया मिलेगा। अगर थर्ड ईयर की बात किया जाए तो थर्ड ईयर कितना मिलेगा? तो थर्ड ईयर इसको मिलेगा 10,500, तो पहले से मिलता था तो 10,500 और प्लस 500, फिर अगले साल 500 रुपए का फिर से इंक्रीमेंट लगेगा। और जब फिर से इंक्रीमेंट लगेगा इसका मतलब इसको अब 11,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट पता करना हो कि हम 27th ईयर जॉब करने के बाद हमारी सैलरी कितनी होगी, पर मंथ की कितनी होगी, तो फिर इसको थोड़ा मुश्किल होगी। अगर ये ऐसे करेगी तो टाइम टेकिंग है। इस वजह से ये फार्मूले क्या होते हैं, इसके फार्मूले की हम बात करते हैं जिससे यह 27th ईयर की डायरेक्ट सैलरी निकाल सकती है कि 27th ईयर मतलब उस कंपनी में जब यह 27 ईयर लगातार काम करेगी तो फिर उसकी सैलरी क्या होगी। यहां तो फिर भी हल्का अमाउंट दिया है, आप देख रहे हैं 10,000 जिसका कैलकुलेशन आसान होता है, 500 रुपए कैलकुलेशन आसान होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ गया जिसका कैलकुलेशन आसान नहीं होगा, मतलब इसको अगर इसी तरह मिलने लगे 10,367 रुपए मिलती है और 437 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है, तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से हम इसको देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन से डील कैसे किया जाता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बेटा, जो फर्स्ट ईयर होता है वो ए होता है, इस बात को आप समझ लें। इसी को हम A1 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर को हम A2 कहेंगे। थर्ड ईयर को हम A3 कहेंगे। थर्ड ईयर को हम A3 कहेंगे। लेकिन अगर इसी तरह वह 27 ईयर तक काम करती रहे तो हम 27th ईयर को A27 कहेंगे। और A27 पता करना है तो इसके लिए हम क्वेश्चन से बात करते हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो A27 की वैल्यू कुल मिला के हमको निकालनी है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी 27th ईयर में सैलरी क्या होगी, इनकम क्या होगी पर मंथ। और जिस हिसाब से इसकी एज दिख रही है आपको तो लगता होगा कि 27 ईयर काम करेगी, 50 ईयर काम करेगी। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। तो यहां पे हम इसे समझते हैं। तो A1 जो होता है वह A होता है, A2 जो होता है वह A प्लस डी होता है, A3 जो होता है वह A प्लस 2D होता है, A4 जो होता है वह क्या होता है,
a प्लस 3d होता है। ऐसा आपने पिछले एक्सरसाइज में समझा है। मतलब जितने a होते हैं उससे एक कम d होते हैं। 1a है तो एक कम d, यहां 2a है, a2 है तो यहाँ पे 1d, यहां 3 है तो यहाँ पे 2d, यहां 4 है तो यहाँ पे 3d। इसी तरह अगर फार्मूला बनाते हैं तो ये n तक चला जाता है, n टर्म तक चला जाता है। n मतलब क्वेश्चन में जितने भी नंबर ऑफ टर्म होंगे या नंबर ऑफ ईयर होंगे, जो भी होगा उसे हम n के प्लेस पर रख लेंगे। तो फार्मूला हो जाता है a प्लस, आप जानते हैं यहां पे जो लिखा होता है उससे ये 1 कम होता है। तो मतलब यहां पे जो लिखा है तो 1 कम है, यहां पे लिखा है तो 1 कम है। इस वजह से यहां पे n लिखा है तो n से 1 कम n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू हो जाता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही फार्मूला बन जाता है। अब अगर रीना की सैलरी की बात किया जाए इसी क्वेश्चन में तो आपके लिए आसान होगा। रीना ने शुरू किया था 10,000 रुपया से, मतलब इसकी प्राइमरी सैलरी जो थी वह 10,000 रुपए थी, और डिफरेंस जो था मतलब हर महीने हर साल पर ईयर इंक्रीमेंट जो लगता था बेटा वह कितना लगता था, 500 रुपया। कितना, 500 रुपया। तो जब 500 रुपया लगेगा इसका मतलब कि ए और डी आपको पता है, डिफरेंस भी पता चल गया। अब आपको 27th ईयर की सैलरी निकालनी है कि 27th ईयर में इसकी पर मंथ सैलरी कितनी होगी। तो A27 क्यों, क्योंकि 27th ईयर की निकाल रहे हैं। तो फार्मूला क्या होगा आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे क्या है, n की जगह पे है 27, तो 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना 500। तो A27 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 10,000 रुपया, हम लिख देंगे 10,000 प्लस 27 माइनस 1 26, और 26 इंटू 500, 26 इंटू 500, इसका मतलब हुआ कि 10,000 प्लस 26 इंटू 500 होता है 13,000। ठीक, इस वजह से यह हो जाएगा 23,000 रुपया पर मंथ। 27th ईयर में इसकी सैलरी 20,000 रुपया पर मंथ हो जाएगी। कम टाइम में निकाल पाएंगे फार्मूला। अब नंबर चाहे जो हो, इसकी सैलरी रही हो 10,367 रुपया, इंक्रीमेंट लगने दो 437 रुपया का, लेकिन आप बस डिफरेंस की जगह पे 437 लिख दोगे, ए की जगह पे लिख दोगे और कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, आपको टाइम की बचत होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो यहां पे फार्मूला इसी पर बेस्ड फार्मूला है, फार्मूला इसी का जनरल टर्म है। अगर आप जानते हैं a1 को a कह सकते हैं, a2 को a प्लस डी कह सकते हैं, तो इसी का जनरल टर्म जो है बेटा वह an है, इसी से फार्मूला डिराइव हो गया। तो कहता है nth टर्म an ऑफ द AP विच फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, मतलब a क्या है, यहां पे ये जो है यह फर्स्ट टर्म है। n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म, d क्या है, डिफरेंस। इस फार्मूले में डिफरेंस जो होगा वो डी के प्लेस पर, नंबर ऑफ टर्म जो होगा वह एन के प्लेस पर, और ए जो होगा वह फर्स्ट टर्म। ऐसा आप करेंगे आपका आंसर आता जाएगा। हाँ ध्यान रखना, कभी कभी एन इज आल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एपी। मान लो कि यहां लिखा है इफ देयर आर यम टर्म इन द एपी, यम प्रेजेंट इन लास्ट टर्म। कभी कभी एन को ही यल कहा जाता है, मतलब लास्ट टर्म में कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए बेटा, ए हो गया, A2 हो गया, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। तो जब ऐसा हुआ इसका मतलब
कि यहाँ पे ये लास्ट में आया हुआ है, इसका मतलब यह लास्ट टर्म होगा। लेकिन अगर यह लास्ट में नहीं आया है, कभी कभी mth टर्म तक है, तो am अगर है लास्ट में, तो am की वैल्यू लास्ट होगी। तो कहता है am रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म विच समटाइम्स आल्सो डिनोटेड बाय l, कभी कभी यह लास्ट में होता है, इस वजह से इसको एल भी कहते हैं। आइए इसके क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो बेटा, आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, वहां यह क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आमतौर से बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन छोड़ दिए, सोच एक्सरसाइज बस से आएगा। एक्सरसाइज बनती है, टू एक्सरसाइज बनती है, इसका मतलब बस पूरा चैप्टर बनता है। यही वो गलती कर जाते हैं। एग्जाम्पल आपको जरूर लगाना चाहिए, टीचर आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन रख देते हैं और फिर आप पीछे हो जाते हैं, वहां पे आपसे नहीं बनता। आपको लगता है फिफ्थ चैप्टर तो हमसे पूरा आ रहा था, और जो आया क्वेश्चन वो एग्जाम्पल से आ गया, और फिफ्थ चैप्टर के 5 मार्क्स आपके चले गए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो 3 मार्क्स चले गए। इस वजह से ध्यान रखें इस बात का कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल भी करने हैं, इसीलिए हम एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं। आमतौर पर एग्जाम्पल कोई नहीं करवाएगा। एग्जाम्पल यह सोचते हैं कि एग्जाम्पल तो आप कर ही लोगे, देख के समझ ही लोगे, लेकिन हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, देख के एग्जाम्पल ना समझ में आए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। फिर आप क्या करोगे, यहां देखोगे, समझोगे। एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, लिखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। तो पहले आपको लिखना है गिवन, लिखने का तरीका ध्यान रखना है। आपको इसी के मार्क्स मिलते हैं और इसी के मार्क्स काटते हैं। तो आप लिखोगे गिवन 10th टर्म ऑफ एपी, तो कहता है ए क्या है, 2 है, ए 2 है। अगर आपसे कभी क्वेश्चंस नहीं भी बने और आपने अगर गिवन टू फाइंड लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है, तो आपको उसके 30% नंबर अप्रॉक्स मिल सकते हैं, 25 to 30% नंबर मिल सकते हैं, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन रहा। मतलब अगर यह 3 मार्क्स का होता, तो अगर गिवन टू फाइंड आपने लिखा है, फार्मूला लिखा है, तो संभवतः 3 में से 1 मार्क्स तो आपको मिल ही जाता, a = 2। अगर डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस आप जानते हैं a2 - a1, आपने अच्छे से सीख लिया है 5.1 में। तो डिफरेंस जो होगा 7 - 2 मतलब 5 होगा। तो डिफरेंस भी पता कर लिया। टू फाइंड आपको पता क्या करना है, आपको फाइंड करना है बेटा, फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म को ध्यान रखिएगा, आप लिखेंगे a10 इक्वल टू व्हाट। ये 10th टर्म को लिखने का तरीका है। 10th टर्म a10, 5th टर्म a5, 4th टर्म a4। तो यहां पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, फिर अगले टर्म में सॉल्यूशन लिखा जाता है। तो सॉल्यूशन 10th टर्म में आपको पता करना है, तो आप लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, 10th टर्म फाइंड करना है ना, इसलिए n की वैल्यू 10 है, यह भी गिवन है। जो टर्म पता करना है वही तो नंबर ऑफ टर्म है, और 10th टर्म पता करना था, मतलब आपको पता चल गया नंबर ऑफ टर्म। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जितना ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के समझ लेने का मतलब है आपने जो लिखा समझ के बेस पर आंसर सही आए ना आए, लेकिन आपको अब कुछ ना कुछ नंबर उस क्वेश्चन में मिलेंगे, क्योंकि आपने सही समझा है क्वेश्चन को। देखते हैं बेटा, an क्या है, a और n के प्लेस पर n की वैल्यू 10 इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 देख रहे हो, इस वजह से हम लिखेंगे 2 प्लस n की वैल्यू 10 देख रहे हो, हम लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस है 5। तो 2 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 होगा बेटा 9 इंटू 5, मीन्स यह हो जाएगा 2 प्लस 9 5 या 45, 47, मीन्स a10 इक्वल टू 47। a10 इक्वल टू 47 मतलब
टेंथ टर्म में जो होगा वह क्या होगा, 47 होगा। आप लिखेंगे, इसमें आपका आंसर अभी नहीं, अभी हेंस लिखेंगे, आपको लास्ट लाइन लिखनी होगी, हेंस टेंथ टर्म ऑफ द एपी, टेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 47। अगर आप इतना पूरा क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को मार्क्स देने का तरीका होता है, टीचर इतना चेक करने के बाद आपको हाफ मार्क्स देते हैं। फार्मूला लिखे हो तो देते हैं हाफ मार्क्स, क्वेश्चन पूरा सही किए हो तो देते हैं 1.5 मार्क्स, हेंस लिखे हो तो देते हैं हाफ मार्क्स। अब आपने इसमें कौन सा पार्ट नहीं लिखा है उस हिसाब से आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आपने लिखा है तो वो नंबर आपको मिल जाते हैं बेटा। तो आपने देखा 1 और 2, यहां इस तरह आपके 3 मार्क्स हो जाते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आपको ए लिख देना है, ए कितना है 2 गिवन था, डिफरेंस कितना है A2 - A1 मतलब 7 - 2 कितना हो गया 5, n क्या है 10th टर्म फाइंड करना था, टू फाइंड A10 इक्वल टू व्हाट, फार्मूला आप जानते हैं AN इक्वल टू A + n - 1 × D, A10 n के प्लेस पर 10 है इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 2 है, गिवन भी है A इक्वल टू 2 प्लस n की वैल्यू 10 है तो 10 - 1 D डिफरेंस 5 है, इस वजह से आप 5 लिख दिए तो 2 + 10 - 1 होता है 9। आप लिखेंगे 9 × 5, 2 + 9 × 5 45, तो ये हो जाएगा 47, मतलब 10th टर्म 47 हो जाएगा, हेंस 10th टर्म ऑफ द एपी इज 47। इस तरह आपका क्वेश्चन हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, तो आपको लिखना होगा, पहले आपको गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है और फिर सॉल्यूशन लिखना होता है। तो लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, ए है 21, विच टर्म ऑफ द एपी कौन सा टर्म होगा एपी का, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म के लिए आप लिख देंगे, फाइंड क्या करना है विच टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म आपको पता करना है, तो n इक्वल टू व्हाट एपी 21 18 15। देखो बेटा लिखा है 21 18 15 डॉट 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 इज -81, मतलब -81 किस नंबर पे आएगा, अगर ये पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है, इस तरह -81 किस नंबर पे आएगा। ठीक, मतलब यहां पे n बताना है, नंबर ऑफ टर्म बताना है, ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है, किस नंबर पे आएगा, तो ये nth नंबर पे आएगा, हम ऐसा मान लेते हैं। तो इस वजह से n इक्वल टू व्हाट, तो ये है क्या, देखिए बेटा ये A1 है, A1 मतलब A 21 आपको दिया है, और यह लास्ट टर्म में दिया है ना, लास्ट में दिया है ना, लास्ट टर्म जो होता है उसको हम AN भी कहते हैं, क्या कहते हैं AN कहते हैं। इस वजह से AN भी आपको क्वेश्चन में दिया है -81। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इक्वल टू होता है A2 - A1, तो आप लिखेंगे A2 के प्लेस पर है 18 और -21, तो 18 - 21 यह आ जाएगा बेटा -3, डिफरेंस आ जाएगा -3, और जब डिफरेंस आ जाएगा -3 तो आप निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। फार्मूला आप जानते हैं, आप कौन सा फार्मूला जानते हैं, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AN की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू देखें बेटा, लास्ट में -81 लिखा हुआ है, यहाँ पे गिवन में भी लिखा हुआ है AN इक्वल टू -81, तो AN की जगह पे आपको -81 पुट कर देना है। A की वैल्यू क्या है, A फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है 21 प्लस n माइनस 1, n कितना है, n देखें, n ही तो फाइंड करना था, n नहीं पता, और -1 इंटू डी कितना -3, अभी अभी आपने फाइंड किया, डिफरेंस -3, डिफरेंस -3।
तो डिफरेंस -3 है, इसी अब आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। -81 इक्वल टू 21 प्लस, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें -3 इंटू n, -3n, -3 इंटू 1, तो माइनस इंटू माइनस होता है बेटा प्लस, और 3 बन जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये डी मल्टीप्लाई में होता है n-1 से। तो -81 इक्वल टू 21 प्लस है, तो अंदर के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एज इट इज लिख देते हैं -3n प्लस 3। तो -81 और 21 प्लस 3 24 -3n, -81 24 बाई ट्रांसपोजिशन मेथड इधर आएगा, हो जाएगा -24 इक्वल टू -3n। इन्हें ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 8 और 2 10 मीन्स -105 -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो गए बेटा, n इक्वल टू हो जाएगा 105/3 मीन्स अगर इसे आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 5 जा 15, n इक्वल टू 35, n इक्वल टू 35 मीन्स -81 किस नंबर पे आएगा? 35th नंबर पे आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पहला टेस्ट दिए समझिए स्कूल में और 21 मार्क्स पाए, सेकंड टेस्ट दिए 18 मार्क्स पाए, थर्ड टेस्ट दिए 15 मार्क्स पाए, इसी तरह अगर आपका सीक्वेंस चलता जाता है, आपकी पढ़ाई वीक होती जाती है। सोचिए अगर आप 35th टेस्ट दे रहे होंगे तो कितना पाएंगे? फिर आप -81 पा जाएंगे। या क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि -81 आप कब पाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि -81 जब हम 35th टेस्ट देंगे तब पाएंगे। इसलिए पढ़ाई करें, प्रोग्रेस करें, ये डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए ना कि निगेटिव। जो आप लेट के पढ़ेंगे ये क्वेश्चन बन जाएगा, करेंगे नहीं बन जाएगा, प्रोग्रेस निगेटिव होगी। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे पढ़ेंगे तो फिर प्रोग्रेस पॉजिटिव होगी। यहां नंबर आफ्टर 35 आ गया है, फिर कहता है आल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या कोई टर्म जीरो भी हो सकता है? क्या इसमें आप जीरो नंबर भी पा सकते हो? आल्सो एनी टर्म जीरो, क्या जीरो भी हो सकता है? तो देखते हैं बेटा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्या कोई टर्म जीरो हो सकता है? मतलब an जीरो हो सकता है क्या? अगर an जीरो हो सकता होता तो यहां पे an की प्लेस पर जीरो रख देंगे, a की वैल्यू 21 है प्लस n-1, अब आपको n पता चल गया है, लेकिन आप उसे नहीं मानेंगे, वो तो तब के लिए है कि -81। यहां पे कोई टर्म जीरो हो सकता है, n की जगह पे n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता है -3, तो 21 प्लस -3 इंटू n -3n, और -3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 मीन्स 21 -3n प्लस 3 0, 21 प्लस 3 24 -3n इक्वल टू 0। 24 बाई ट्रांसपोजल मेथड इधर आएगा बेटा, तो -24 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, 24 इक्वल टू n, 3 मल्टीप्लाई पे है, इधर जाएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड, डिवाइड में होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, मतलब n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 कब होगा बेटा? मतलब जीरो किस नंबर पे आएगा? 8th टर्म पे आएगा, तो आप लिख देंगे यस 8th टर्म विल बी जीरो, 8th टर्म जीरो हो सकता है। क्वेश्चन में दिया था आल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आपने विद रीजन बता दिया है। हम बात करते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन कहता है बेटा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। डिटरमाइन द एपी, आपको एपी फाइंड करना है हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म में 5 है। देखिए बेटा थर्ड टर्म में 5 है मतलब गिवन थर्ड टर्म में 5 है मतलब थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, तो थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे। और अगर A3 बोलेंगे तो बोलता है थर्ड टर्म इज 5 मतलब थर्ड टर्म में 5 है तो हम लिखेंगे A3 इक्वल टू 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। सेवंथ टर्म 9 है, सेवंथ टर्म 9 है मींस A7 इक्वल टू 9। जिस टर्म की बात की जा रही हो ए के नीचे वही लिख दो। थर्ड टर्म A3, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स्थ टर्म A6, नाइन्थ टर्म A9। तो यहां बोला सेवंथ टर्म 9 है। फाइंड क्या करना है, एपी फाइंड करना है तो लिख देंगे टू फाइंड एपी। सॉल्यूशन, देखिए बेटा आपको थर्ड टर्म पता है मतलब A3 पता है, A3 इक्वल टू 5, लेकिन A3 इक्वल टू फार्मूला आपने क्या पढ़ा रखा है, थर्ड टर्म का फार्मूला आपने पढ़ा है A प्लस 2D। जो टर्म होता है उससे एक कम डी होता है, ए सम में होता है। तो थर्ड टर्म 2D तो A3 थर्ड टर्म ए कितना है बेटा, ए नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर बात किया जाए तो A3 5 है तो A3 की प्लेस पर 5 रख दिए, A प्लस 2D इक्वल टू 5। ये हो गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। आगे लिखा है A7 इक्वल टू 9। A7 इक्वल टू 9 मतलब A7 को हम लिख सकते हैं बेटा A प्लस 6D। जो टर्म होता है उससे एक कम डी होता है मींस A7 को हम लिख सकते हैं, A7 को हम लिख सकते हैं, A7 को आप लिखेंगे 9, A7 की जगह पे 9 इक्वल टू A प्लस 6D। 9 A7 के प्लेस पर 9 और इक्वल टू A प्लस 6D, यह हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, a प्लस 2d इक्वल टू 5। a प्लस 2d इक्वल टू 5 आप लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन है a प्लस 6d इक्वल टू 9। देखें बेटा दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, a और a पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस a माइनस a कैंसिल, प्लस 2d माइनस 6d, यह हो जाएगा बेटा माइनस 4d इक्वल टू, तो 5 माइनस 9 होगा 4। यहां माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू 4, यह 4 मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में हो जाएगा, 4 कैंसिल, d इक्वल टू 1। आपको d पता है और आपको a पता नहीं है, आप a फाइंड कर लेंगे। अगर आपको a फाइंड करना हो तो आप करेंगे बेटा, अगर आपको a फाइंड करना हो तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन दिख भी रही है, सेकंड इक्वेशन में ही रख लें। सेकंड इक्वेशन है a प्लस 6d इक्वल टू 9। a की वैल्यू आपको नहीं पता, 6 इंटू d की वैल्यू 1 इक्वल टू 9, a इक्वल टू 6 1 जा 6 इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9 माइनस 6, a इक्वल टू 9 माइनस 6 3 मीन्स a 3 होगा और d।
तो आप इस तरह आप पता करेंगे a कितना होगा, a तो आ गया। अब a2 कितना होगा, a2 a प्लस डी मीन्स a की वैल्यू 3 प्लस d की वैल्यू 1 मीन्स 4, a3 मीन्स a की वैल्यू 3, d a3 की वैल्यू a प्लस 2d, a पहले तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस 2d, a की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 1 मीन्स 3 प्लस 2 1 जा 2 मीन्स 5। So AP is a first term 3, second term 4, third term 5 and so on। ये आपकी AP हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो आप अपने से करें, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लें। पहले हम रखेंगे थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 5, जो टर्म हो उससे एक कम d। सेवंथ टर्म a प्लस 6d, a प्लस 6d इक्वल टू 9, दोनों को सॉल्व करेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू 9, नीचे के साइन चेंज होंगे, माइनस हो गए, a और a कैंसिल हो गए, प्लस 2d माइनस 6d माइनस 4d, 5 माइनस 9 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 4 और 4 यहां मल्टीप्लाई पे है, जाएगा डिवाइड पे, 4 कैंसिल, d इक्वल टू 1, डिफरेंस 1 आया। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट, किसी में भी आप रख सकते हो। तो a प्लस 6d था, तो a प्लस 6d इक्वल टू 9 सेकंड इक्वेशन है। a की वैल्यू नहीं पता 6, d की वैल्यू डिफरेंस 1 है बेटा, तो आप डिफरेंस 1 रखेंगे इक्वल टू 9, 6 1 जा 6 इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 मीन्स a इक्वल टू 3। तो A2 फाइंड करेंगे, A2 A प्लस डी, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 1 मीन्स होगा 4, A3 A प्लस 2D, A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 5। थर्ड टर्म निकाल लिए, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म भी आप निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेक whether 301 इज ए टर्म, फाइंड कीजिए कि क्या 301 टर्म होगा, मतलब an आएगा 301, यहां पे हम लिखेंगे बेटा गिवन an इक्वल टू 301 गिवन है, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, a1 a है, आपको फाइंड करना होगा, टू फाइंड करना है। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट, मतलब क्या यह टर्म होगा। तो अगर आप n पता कर लें, नंबर ऑफ टर्म पता कर लें कि अगर होगा भी तो किस नंबर पे होगा, और अगर n की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं, होल नंबर आ जाता है तो यह टर्म होगा, और अगर फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है तो फिर यह टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल में तो टर्म होते नहीं, आप ऐसा काउंट करते हैं 1 और फिर 1 के बाद 2 काउंट करते होंगे, 3 काउंट करते होंगे, ऐसा थोड़ी कि 1 1.1 1.2। ऐसे तो आप क्लास के बच्चों को कह दें एक बच्चे हैं केवल क्लास में, या 2 बच्चे आए हैं आज, आए जबकि 40 हैं, आप ऐसे काउंट कर दें 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1. इस तरह आप 1.11 1.12 1.39 फिर कह दें 2 लास्ट वाले को, और कह दें 2 बच्चे, अगले दिन भी 2, अगले दिन आप काउंट कर सकते हैं। डेसिमल में आप नहीं काउंट करते, फ्रैक्शन में नहीं काउंट करते। सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। फार्मूला पहले आपको हर क्वेश्चन में लिखने हैं, फार्मूले लिखने के आपको एग्जाम में हाफ मार्क्स मिलते हैं, मिले चाहे ना मिले लेकिन कटते जरूर हैं, इस वजह से आपको फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है। an की वैल्यू यहाँ पे चेक करना है 301 को, तो हम an की जगह पे 301 लिखेंगे। a की वैल्यू 5, यहाँ पे हमको d भी पता करना होगा बेटा, डिफरेंस पता करना होगा। तो डिफरेंस आप जानते हैं, डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 11 माइनस 5 मीन्स 6, तो डिफरेंस हो गया 6। 5 प्लस n
-1 इंटू डिफरेंस 6, तो 301 5 प्लस 6 इंटू n 6n माइनस 6 1 जा 6 मीन्स 301 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6n। 5 माइनस 6 आपको पता है कि यह -1 होता है, अपोजिट साइन होता है माइनस हो जाता है, और साइन बड़े वाले नंबर का लगता है, बड़ा नंबर 6 था उसका साइन रख लिए, -1 इधर आएगा तो हो जाएगा बेटा 301 -1 इधर आया +1 इक्वल टू 6n। 301 + 1 अगर इसे सॉल्व किया जाए 301 + 1 302 इक्वल टू 6n, n इक्वल टू 302 6 मल्टीप्लाई पे है आएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर इसे कैंसिल करें तो आप देखते हैं 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं बेटा, 2 15 जा 30 1 जा 2 3 जा मीन्स 151/3 इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ टर्म 151/3। क्या नंबर ऑफ टर्म 151/3 आएगा? नहीं, टर्म फ्रैक्शन में नहीं होगा, टर्म डेसिमल में नहीं होगा, टर्म इरेशनल नंबर में नहीं होगा, टर्म होल नंबर में होगा। इस वजह से इंटीजर हो सकता है क्योंकि निगेटिव भी, लेकिन निगेटिव में टर्म नहीं होता है, निगेटिव में an होता है, मतलब होल नंबर हो सकता है 151/3। तो इस वजह से टर्म नहीं। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर, तो बता देंगे, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, नो 301 is not a term of the list of number 5 11 17 23 ... हेंस वाली लाइन जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 301 an की जगह पे आपको 301 लिख देना है। a की वैल्यू 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू क्या है नहीं पता, फाइंड करनी थी। डिफरेंस आपने अभी अभी पता किया, a2 माइनस a1 मतलब 11 माइनस 5, डिफरेंस निकालना आपको 5.1 और उसके पहले के लेक्चर में आप सीख चुके हो, तो डिफरेंस हो जाएगा बेटा 6। आपने वैल्यू रखी 301 5 6 इंटू n 6n माइनस 6 5 माइनस 6 माइनस 1 और प्लस 6n, 301 लिखा था लिख दिए, -1 इधर था, इधर आएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड पॉजिटिव हो जाएगा, 301 + 1 इक्वल टू 6n मीन्स 302 इक्वल टू 6n, 6 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल होगा 151/3, मतलब टर्म नहीं है क्योंकि यह फ्रैक्शन में आ रहा है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द 10th टर्म। कौन सा टर्म? 10th टर्म। 10th टर्म को आप क्या कह सकते हैं? आप पहले तो यही लिखेंगे, गिवन टू फाइंड और फिर सॉल्यूशन, गिवन फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 11th टर्म पता करना है ऑफ द एपी दिया है, मतलब यहां पे ए दिया है 10, लास्ट में -62 दिया है, इस वजह से an इक्वल टू -62। लास्ट टर्म को यल और an दोनों से ही डिनोट कर सकते हैं, मतलब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म। टू फाइंड, आपको फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, आप लिख सकते हैं 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम लास्ट। सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए, पहले तो फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू -62, आप यहां पे पहले d निकालेंगे, फार्मूला तो आपने लिख लिया, डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस क्या बेटा? डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 -3, डिफरेंस -3।
हम अगर आगे सॉल्व करें तो आप फार्मूला पता है आपको, an लास्ट टर्म में an की वैल्यू आपको -62 दिख रही है, तो -62 इक्वल टू a की वैल्यू आपको दिख रही है 10, आप लिख देंगे 10 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू आपको अभी पता चली है बेटा -3, तो d के प्लेस पर आप -3 लिख पाएंगे। -62 10 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा बेटा तो हो जाएगा -3n, -3 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3, -62 इक्वल टू 10 प्लस -3n प्लस 3, -62 10 - 3n प्लस 3, 10 प्लस 3 13 -3n, 13 बाई ट्रांसपोजिशन मेथड इधर आएगा, -13 -3n -62 -13 -75 इक्वल टू -3n, माइनस और माइनस हो जाएंगे कैंसिल, n इक्वल टू 75, 3 मल्टीप्लाई पे है इधर आएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड, डिवाइड 3 25 जा मींस n इक्वल टू 25, नंबर ऑफ टर्म 25, यहां 25 टर्म है। अगर आगे देखें आपसे बोला गया था कि लास्ट से 25th टर्म है, लास्ट से 11th टर्म है, ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट से 11th टर्म 14th टर्म नहीं होगा, 15th टर्म होगा। कैसे? जब आपको लास्ट से 11th टर्म बोला जाए, लास्ट से आपको 11th टर्म बोला जा रहा है, तो आप टोटल जितने टर्म होंगे उसमें 11 माइनस करेंगे और +1 करेंगे। अगर लास्ट से आपको 12th टर्म बोला जाता, लास्ट से 12th टर्म बोला जाता, तो आप टोटल जितने टर्म होते उतने -12 और +1 करते, तो 25 - 12 13 +1 14th टर्म होता। मतलब लास्ट से अगर कोई भी टर्म बोला जाता है आपको, तो आप नंबर ऑफ टर्म जितने होंगे और माइनस जो नंबर यहां पे होगा ये और +1, इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस केस में 11th टर्म पता करना था, इस वजह से हमने 11 लिखा, 25 - 11 +1 मीन्स 15। आप जानते हैं 25 - 11 14 और +1 मीन्स 15, आपको 15th टर्म पता करना है। 15th टर्म 11th टर्म 15 हो गया, मतलब आपको 15th टर्म फ्रॉम फर्स्ट निकालना है, 15th टर्म फ्रॉम फर्स्ट फाइंड करना है। 15th टर्म A15 इक्वल टू, आपको पता है A + 14 डी होता है, जितने टर्म होते हैं उससे एक कम डी होता है। A15 इक्वल टू A की वैल्यू आप जानते हैं, यहां दिया था 10, इस वजह से हम लिख देंगे 10 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू -3, 10 प्लस माइनस 14 इंटू 3 42, 10 - 42 -32, A15 इक्वल टू -32, मीन्स 15th टर्म -32 आप लिख देंगे। हेंस 15th टर्म ऑफ, ऐसा नहीं बेटा, आप लिख देंगे 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -32। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है सम ऑफ 1000 रुपया इज इन्वेस्टेड, सम ऑफ
1000 रुपया इज इन्वेस्टेड, 1000 रुपया इज इन्वेस्टेड, मतलब प्रिंसिपल है 1000 रुपया, प्रिंसिपल 1000 रुपया। 8% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब रेट है 8%। ये बात तो आप जानते हैं कि परसेंट में रेट होता है। आपने क्लास 8 में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, वहां आपने पढ़ा है रेट 8% है पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिरी में पता करना है। तो गिवन है टू फाइंड, आपको पता क्या करना है, फाइंड क्या करना है। डू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट एपी बनाएगा। तो पहले आपको ये बताना है कि क्या यह एपी है, एपी आपको पता करना है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट द एंड ऑफ 30 ईयर, और अगर इंटरेस्ट बना रहा है तो 30 ईयर के एंड में यह क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 ईयर के एंड में। मतलब आपको एएन भी बताना है, एएन भी बताना है। एन की वैल्यू 30 ईयर है, एन की वैल्यू 30 ईयर है बेटा। नंबर मतलब अगर आप पैसा जमा करते हो 1000 रुपया इन्वेस्टेड 8% सिंपल इंटरेस्ट, किसी बैंक में आप 1000 रुपया हर साल पर ईयर जमा करते हैं, पे करते हैं, और वहां 8% आपको रेट दिया जाता है, तो आपको फाइंड करना होगा कि 30 ईयर बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा। देखें सॉल्यूशन। ए की वैल्यू आपको पता है, तो पहले तो आप पता कर लेंगे कि क्या यह एपी है भी या नहीं। एपी पता करने के लिए आप लिखेंगे एन प्रिंसिपल, एसआई पहले निकाल लेंगे फार्मूले से। एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 1000 इंटू रेट 8, टाइम पहले ईयर के लिए है अपॉन 100। यहां पे आप लिख लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। 0 0 0 0 कैंसिल, 10 इंटू 8 इंटू 1 80 रुपया। अगर आप सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे यहां पे लिख देंगे फॉर सेकंड ईयर। फार्मूला वही, एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगली बार के लिए जो अमाउंट होगा 1000, मतलब 1000 और में 80 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल 1000 इंटू रेट, रेट हो जाएगा बेटा 8 इंटू टाइम, टाइम 2 ईयर, तो आप लिखेंगे 2 अपॉन 100। अगर ये कैंसिल होंगे बेटा तो हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल, 10 इंटू 8 80, 80 टू जा 160, एसआई 160 रुपया। आप फाइंड करेंगे फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा। तो आप फिर से वही फार्मूला, एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 10 इंटू 8 80, 83 या 240, मीन्स आप देख रहे हैं A1 80, A2 160, A3 240, मीन्स A1 80, A2 160, A3 240। क्या डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है। आप पता करेंगे डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू 160 माइनस A1 की वैल्यू 80 इक्वल टू A3 की वैल्यू
240 माइनस A2 की वैल्यू 160 होगी बेटा। 160 माइनस 80, 80 इक्वल टू 240 माइनस 60, 80। डिफरेंस सेम है, और जब डिफरेंस सेम है तो यह एपी होगा। यस, इट इज एपी। और अगर यह एपी होगा तो आपको यहां पे क्या बोला था क्वेश्चन में कि पता कीजिए कि क्या यह एपी है, और अगर एपी है तो 30 ईयर में कितना होगा। तो 30 ईयर में आप फाइंड करेंगे बेटा, मतलब n इक्वल टू 30 है, n इक्वल टू 30, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an नहीं पता आपको, a पता है आपको 80 फर्स्ट टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म, n मीन्स 30 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 80 मीन्स an इक्वल टू 80 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 80, 80 प्लस 0 इंटू 29, 0, 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 2 जा 16, 16 7 23 मीन्स ऐड हो जाएगा बेटा, तो 20 80 100 2400 रुपया। an की वैल्यू 2400 रुपया। मतलब 30 ईयर के लास्ट में यहां पे आप A30 भी लिख सकते हैं। 30 ईयर के लास्ट में आपको 2400 रुपया हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल, तो कहता है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। एक फ्लावर बेड ऐसा आप मान लीजिए, यहां कहता है कि 23 फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो में मान लीजिए कि 23 रोज हैं, 23 रोज। सेकंड रो में मान लीजिए बेटा ये कितने लगे हुए हैं, 21 इन द सेकंड रो, 21। थर्ड रो में कितने लगे हुए हैं, तो कहता है 19 इन द थर्ड रो, तो आप मान लीजिए 19 लगे हुए हैं। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में धीरे धीरे जैसे आप आगे आएंगे तो लगभग 5 रो लगे हुए हैं, 5 रोज हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड में पहली रो में 23 रोज, सेकंड रो में 21 रोज, थर्ड रो में 19 रोज, इसी तरह लास्ट रो में 5 रोज। आपको बताना है देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड में कितने रोज हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा यहां पे a क्या होगा, a इक्वल टू 23, डिफरेंस तो आप लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया है a1 a2 भी क्वेश्चन में दिया है, इस वजह से इसे आप गिवन में लिख सकते हैं। a1 इक्वल टू 23, a2 इक्वल टू 21, a3 इक्वल टू 19। क्वेश्चन में an इक्वल टू 5 दिया है, मींस लास्ट रो में 5 हैं। टू फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज मींस नंबर ऑफ टर्म। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं बेटा पहले तो d निकालेंगे, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर यह दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर वह AP होता है, और डिफरेंस भी सेम होता है। डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 मींस 21 माइनस 23, 21 माइनस 23 इक्वल टू a3 19 माइनस 21, 19 माइनस 21। a3 आप देख रहे हैं a3 19 है, 19 माइनस 21, इस वजह से यह हो जाएगा 19 माइनस 21। 21 माइनस 23 करेंगे, बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करेंगे, 23 में 21 माइनस करेंगे, हो जाएगा 8, सॉरी 2। 19 में 21 माइनस करेंगे 2,
और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, -2 हो जाएगा बेटा, डिफरेंस -2 आ जाएगा। अब हम पता करते हैं, तो an आपको फार्मूला पता है बेटा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको नहीं पता, an पता बेटा, an की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2, 5 23 माइनस 2n प्लस 2, 23 प्लस 2 25 माइनस 2n इक्वल टू 5। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप देखें 25 इधर आएगा, -25 इक्वल टू -2n बाई ट्रांसपोजिशन मेथड, जब इधर साइन चेंज हो जाते हैं। 5 माइनस 25 आप जानते हैं -20 होगा बेटा, इक्वल टू -2n, दोनों साइन सेम इस वजह से हो जाएंगे कैंसिल, n इक्वल टू 20, 2 इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड होगा 10 आ जाएगा, n इक्वल टू 10 मीन्स नंबर ऑफ रोज 10 होगी। मतलब जिसमें 5 फ्लावर लगे हुए हैं, 5 रोज लगे हुए हैं, वह 10th रोज है। तो आपको यही बताना था। क्वेश्चन बोलता था हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितनी रो होंगी, तो 1 2 3 4 5 इस तरह आप फ्लावर बेड में टोटल 10 रो होंगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3 मींस 2 डिजिट नंबर बोला है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इस वजह से इसे आप अच्छे से देखें और सॉल्व करिएगा। लिखा है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, टू डिजिट नंबर मींस कहां से, 12 से। ऐसा छोटा नंबर कौन होगा, 12 होगा। लेकिन ये कैसे जान गए कि 12 ही होगा, 3 डिजिट नंबर आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसे फाइंड करने का भी तरीका होता है बेटा। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर पहले देख लें। आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10 है, और स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर में से 3 को डिवाइड करेंगे, और जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 कैरी 1 रिमाइंडर हुआ, तो इस कोसेंट में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, कोसेंट माइनस रिमाइंडर मींस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आया, और इस 2 को स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर में +2 करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर 10 था, तो 10 + 2 तो आंसर आएगा 12। मतलब ऐसा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वह 12 होगा। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा 12 होगा, तो मींस पहला नंबर 12 है, ए 12। तो आप इस तरह एपी बना सकते हैं, आप इस तरह एपी बना सकते हैं। आप बनाएंगे 12, अगला नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 3 का डिफरेंस 15 18 डॉट 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 मीन्स आप कहेंगे बेटा कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 99। इसे कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे 99 होगा। इसे फाइंड करने के लिए आप पहले तो लार्जेस्ट नंबर ही फाइंड कर लें। आप लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट इज 99, 99 है, इस वजह से 99 को 3 से डिविजिबल कर लेंगे, तो 3 33 जा
99 आप कर लेंगे। तो इस वजह से इसमें 33 आया। लेकिन अगर मान लीजिए 98, तो यहां पे क्या करते हैं कि लार्जेस्ट नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तो टर्म आ जाता है लास्ट वाला। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा टर्म था नहीं, जीरो है, इस वजह से 99 में जीरो माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे 99 होगा। हम पता करते हैं फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 12 आप लिखेंगे 12। लास्ट टर्म anth टर्म 99 है, 99 प्लस an माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू होगी बेटा 3। 15 माइनस 12 3, इस वजह से आप 3 लिखेंगे। 99 इक्वल टू 12, 3 इंटू एन 3n माइनस 3, 12 माइनस 3 आप देख पा रहे हैं बेटा, 12 माइनस 3 9 प्लस 3n 99, 99 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 99 माइनस 9 90 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 90 अपान 3 मल्टीप्लाई पे है, डिवाइड पे हो जाएगा, कैंसिल 30 जा 30 इक्वल टू n। मतलब ऐसे 30 नंबर होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिविजल होंगे। इस वजह से आप लिखेंगे हेंस 30 नंबर 32 डिजिट नंबर 32 डिजिट नंबर 32 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3। उम्मीद है ये पूरी एक्सरसाइज आपको, एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। आगे 5.2 की बात हम करेंगे अगले लेक्चर में।